हेलो एवरीवन, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शंस, जिसमें टॉपिक हम बात करने वाले हैं एग्रीगेट के लिए। एग्रीगेट की क्लास आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमने यहाँ पे प्रीवियस क्लास में कुछ टेस्ट स्टार्ट किए थे एंड जो फर्स्ट क्रसिंग स्टन टेस्ट को हमने कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हम यहाँ पे न्यू टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। इसी प्रकार से हम यहाँ पे 6 to 7 8 प्रकार के टेस्ट होते हैं एग्रीगेट में, तो सारे टेस्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और जो भी हम यहाँ पे टेस्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इन टेस्ट से 100% एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको हर एक वैल्यूज को ध्यान से समझना है। जैसे कि फर्स्ट हमने क्या डिस्कस किया था, एग्रीगेट क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट। एग्रीगेट क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट फर्स्ट क्या था, फर्स्ट इज द क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट। फर्स्ट हमने क्या बात की थी, क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट। एंड सेकंड हम क्या देख रहे हैं, टफनेस टेस्ट। सेकंड इज द टफनेस टेस्ट। ओके, फर्स्ट हमने क्या देखी थी, क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट एंड सेकंड इज द टफनेस टेस्ट। तो आज की क्लास में हम यहाँ पे टफनेस टेस्ट को डिटेल्स में पढ़ेंगे कि क्या वैल्यूज प्रेफर की जाती है। जैसे रोड सरफेस वर्क करवाना, तो टफनेस वैल्यू कितनी प्रेफर करती हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क, बिटुमिनियस वर्क के लिए। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे टफनेस टेस्ट की हम यहाँ पे डेफिनेशन समझेंगे। तो टफनेस टेस्ट किसके लिए यूज किया जाता है, जैसे कि क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट चेक रेजिस्टेंस अगेंस्ट ग्रेजुअल लोडिंग। तो ग्रेजुअल लोडिंग के अगेंस्ट में जो टेस्ट परफॉर्म किया जाता है उसको क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट कहते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे टफनेस टेस्ट के लिए बात करें, तो यूज्ड टू चेक द रेजिस्टेंस अगेंस्ट रिपीटेड इम्पैक्ट लोडिंग। तो जो भी रिपीटेड इम्पैक्ट लोडिंग के अगेंस्ट में हम बात करेंगे, तो उसको क्या बोला जाता है, टफनेस टेस्ट। टफनेस टेस्ट क्या होता है, चेक द रेजिस्टेंस अगेंस्ट, चेक द रेजिस्टेंस, check the resistance against repeated impact load, repeated impact load। तो हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, टफनेस टेस्ट। और टफनेस टेस्ट किसके लिए परफॉर्म किया जाता है, यूज्ड टू चेक द रेजिस्टेंस अगेंस्ट रिपीटेड इम्पैक्ट लोडिंग। जो भी रिपीटेड इम्पैक्ट लोडिंग के अगेंस्ट में हम बात करें, तो उसको क्या बोला जाता है, टफनेस टेस्ट। रेजिस्टेंस अगेंस्ट रिपीटेड इम्पैक्ट लोडिंग इज कॉल्ड द टफनेस टेस्ट। एंड टफनेस टेस्ट में हम एक वैल्यू यूज करते हैं, AIV। तो AIV का फुल फॉर्म क्या होता है, एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू। क्या होता है, एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू। एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू इसका फुल फॉर्म होता है AIV का। एंड टेस्ट किसके लिए परफॉर्म किया जाता है, यूज्ड टू चेक द रेजिस्टेंस अगेंस्ट इम्पैक्ट लोड। रिपीटेड इम्पैक्ट लोडिंग को ही टफनेस टेस्ट बोला जाता है। एंड AIV का फुल फॉर्म होता है एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू। नेक्स्ट हम यहाँ पे इसके प्रोसीजर्स के बारे में बात करेंगे। पास द एग्रीगेट 12.5 mm। जो भी हम एग्रीगेट को लेते हैं, इसको 12.5 mm से क्या करवाते हैं, पास करवाते हैं। तो पास द एग्रीगेट 12.5 mm सीप एंड रिटर्न देम ऑन 10 mm सीप। और ये कितने में रिटर्न होता है, रिटर्न देम ऑन 10 mm सीप में ये क्या होता है, रिटर्न होता है। वेट देम एज W1 ग्राम। और इसका वेट कितना कितना लेते हैं, W1 ग्राम। तो स्टेप नंबर 1 प्रोसीजर क्या कहता है कि पास द एग्रीगेट 12.5 mm सीप एंड रिटर्न देम ऑन 10 mm सीप एंड वेट देम एज W1 ग्राम। स्टेप नंबर 2, पुट दिस एग्रीगेट इन द क्यूब। क्यूब में हम एग्रीगेट को पुट करते हैं इन 3 लेयर्स, ईच लेयर बीइंग टेम्पर्ड 25 टाइम्स। जो भी ईच लेयर होती है, इसको हम क्या करते हैं, टेम्पर्ड करते हैं। टेम्पर्ड वो भी कितना, 25 टाइम्स। तो टेम्पर्ड 25 टाइम्स टू फिल देम कॉम्पैक्टेड। तो स्टेप नंबर 2 कि पुट दिस एग्रीगेट इन द क्यूब इन 3 लेयर, ईच लेयर बीइंग टेम्पर्ड 25 टाइम्स टू फिल देम कॉम्पैक्टेड। स्टेप नंबर 3 हम बात करें, नाउ रिलीज द हैमर 14 kg फ्रॉम हाइट ऑफ 38 सेंटीमीटर फॉर 15 टाइम्स। जो हैमर रहती है फ्रॉम हाइट ऑफ कितने लिया जाता है, 38 सेंटीमीटर फॉर 15 टाइम्स। 38 सेंटीमीटर फ्रॉम 15 टाइम। स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 4 क्या है, नाउ टेक द एग्रीगेट एंड पास देम थ्रू। जो भी एग्रीगेट है एंड पास देम थ्रू 2.36 mm सीप टू वेट फ्रॉम W2 ग्राम। तो स्टेप नंबर 4। एंड स्टेप नंबर 5 के बारे में डिस्कस करें, तो स्टेप नंबर 5 में हम क्या डिस्कस करते हैं, जो भी एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू है, AIV क्या है, AIV का फुल फॉर्म क्या होता है, एग्रीगेट
इम्पैक्ट वैल्यू, एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू होती क्या, EIV W2 डिवाइडेड बाय W1 into 100 is called the aggregate impact value, and W2 is the weight of aggregate passing 2.36 mm सीध से ये क्या होती, पास होती, and W1 is the weight of aggregate passing 12.5 mm and return on 10 mm, ये कितने पे रिटर्न होता है, 10 mm में रिटर्न होता है। W2 के इंक्रीज होने से स्टोन डस्ट क्या होता है, इंक्रीज होता है। एंड नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इससे क्या, क्रशिंग ऑफ एग्रीगेट इंक्रीज होता है, एंड जो टफनेस ऑफ एग्रीगेट है ये क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो ये हमने टफनेस टेस्ट के बारे में बात की कि यूज टू चेक द रेजिस्टेंस अगेंस्ट रिपीटेड इम्पैक्ट लोडिंग, एंड EIV इज द एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू, एंड प्रोसीजर्स के बारे में डिस्कस किए थे। अब हम यहाँ पे इसकी कुछ वैल्यूज जो हम प्रैक्टिकली यूज करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज के बारे में हम बात करेंगे टफनेस टेस्ट में। जैसे कि हमने टफनेस टेस्ट के बारे में बात की थी कि यूज टू चेक रेजिस्टेंस अगेंस्ट रिपीटेड इम्पैक्ट लोडिंग इज कॉल्ड द टफनेस टेस्ट। तो टफनेस टेस्ट में आपको ये वैल्यूज ध्यान रखना है। EIV का फुल फॉर्म क्या होता है, एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू। क्या होता है, एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू। एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू इज लेस देन 10% है, तो ये क्या कहलाता है, एक्सेप्शनली strong strong aggregate when EIV is less than 10%, तो exceptionally strong aggregate when aggregate impact value 10 to 20% है, तो ये क्या कहलाएगा, strong aggregate। when aggregate impact value 10 to 20%, तो strong aggregate। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू 20 to 30% है। एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू 20 to 30%, तो मीडियम स्ट्रॉन्ग एग्रीगेट, मीडियम स्ट्रॉन्ग एग्रीगेट। व्हेन एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू 20 to 30%, तो मीडियम स्ट्रॉन्ग एग्रीगेट। व्हेन एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू इस 30% से ज्यादा है, तो ये वीक एग्रीगेट। ये क्या कहलाएगा, वीक एग्रीगेट। इंपॉर्टेंट वैल्यूज में हम क्या देख रहे हैं, एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू 10% है, तो एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग एग्रीगेट। व्हेन एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू 10 to 20% है, तो स्ट्रॉन्ग एग्रीगेट। व्हेन एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू 20 to 30% है, तो मीडियम स्ट्रॉन्ग एग्रीगेट। व्हेन एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू ग्रेटर देन 30%, तो वीक एग्रीगेट। अगर हम यहाँ पे हाईवे कोर्स के लिए बात करें, हाईवे सरफेस कोर्स व्हेन एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू शुड नॉट ग्रेटर देन 30%। तो हाईवे सरफेस कोर्स के लिए एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू कितनी, 30% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो EIV शुड नॉट ग्रेटर देन 30%। बिटुमिनियस मैकाडम रोड, बिटुमिनियस मैकाडम रोड EIV क्या होता है, एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू शुड नॉट ग्रेटर देन 35%। तो बिटुमिनियस मैकाडम रोड के लिए एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू शुड नॉट ग्रेटर देन 35%। नेक्स्ट वाटर बाउंड मैकाडम कॉन्क्रीट रोड, वाटर बाउंड मैकाडम कॉन्क्रीट के लिए 40% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस के लिए EIV शुड नॉट ग्रेटर देन 45%। तो इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, जैसे कि हाईवे सरफेस कोर्स के लिए EIV शुड नॉट ग्रेटर देन 30%। हाईवे सरफेस कोर्स के लिए एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू 35% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और हमने ये किसके लिए बात कर रहे हैं, टफनेस टेस्ट। और क्रशिंग स्ट्रेंथ में कितनी बात की थी, 30%। और बिटुमिनियस मैकाडम रोड के लिए EIV शुड नॉट ग्रेटर देन 35%, एंड वाटर बाउंड मैकाडम कॉन्क्रीट रोड के लिए शुड नॉट ग्रेटर देन 40%, एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस के लिए EIV शुड नॉट ग्रेटर देन 45। हाईवे के लिए हमने 30, एंड बिटुमिनियस के लिए 35, और वाटर बाउंड मैकाडम के लिए 40, एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस के लिए कितनी बात की, 45%। तो ये वैल्यू, जैसे EIV 10 to 20% है, तो स्ट्रॉन्ग एग्रीगेट। EIV 20 to 30%, तो मीडियम स्ट्रॉन्ग एग्रीगेट। व्हेन EIV शुड ग्रेटर देन 30% है, तो वीक एग्रीगेट। व्हेन EIV इज लेस देन 10% है, तो एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग एग्रीगेट। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ एग्रीगेट में क्या पढ़े थे, क्या डेफिनेशन थी इसकी, चेक रेजिस्टेंस अगेंस्ट ग्रेजुअल लोडिंग। जो भी हम यहाँ पे ग्रेजुअल लोडिंग के बारे में बात करेंगे, तो वो क्या आ जाएगा, क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ एग्रीगेट। एंड एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू क्या कहती है कि वेट ऑफ एग्रीगेट जो
2.36 mm सीप से क्या हो रहा है, पास हो रहा है, तो वेट ऑफ एग्रीगेट पासिंग 2.36 mm सीप, एंड जो वेट ऑफ एग्रीगेट पासिंग 12.5 mm एंड रिटर्न ऑन 10 mm into 100 इज कॉल्ड द एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू। कि वेट ऑफ एग्रीगेट पासिंग 2.36 mm सीप एंड वेट ऑफ एग्रीगेट पासिंग 12.5 mm एंड रिटर्न ऑन 10 mm into 100 इज कॉल्ड द एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू। ACP क्या होता है, W2 डिवाइडेड बाय W1 into 100, एंड ACP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रेसिंग स्ट्रेंथ। ठीक है, तो जैसे कि हमने एग्रीगेट क्रेशिंग वैल्यू अगर 10% से कम है तो स्ट्रॉन्ग एग्रीगेट, 35% से ज्यादा है तो वीक एग्रीगेट, एंड हाईवे सरफेस कोर्स के लिए ACB शुड नॉट ग्रेटर देन 30%, एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और बेस कोर्स के लिए AB शुड नॉट ग्रेटर देन 45%। वैसे हमने यहाँ पे इम्पैक्ट में क्या पढ़े थे कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस के लिए कितना यूज करते हैं उसमें 45, एंड इसमें भी कितनी यूज की जाती है 45, लेकिन इसमें हाईवे के लिए 30 और इसमें हाईवे सरफेस कोर्स के लिए कितनी यूज करते हैं 30, तो ये कॉमन वैल्यू। चेंज का क्या, बिटुमिनस मैकाडम में 35 यूज की जाती है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस के लिए कितनी यूज करते हैं 45, और इसमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस के लिए कितनी यूज करते हैं 45, सेम वैल्यू। ठीक है, लेकिन वाटर बाउंड मैकाडम में कितनी यूज करते हैं 40, तो ये वैल्यूज आपको ध्यान रखना है। जैसे कि अभी हमने फर्स्ट टफनेस टेस्ट के बारे में बात की एंड क्रेसिंग स्ट्रेंथ टेस्ट, तो 2 टेस्ट हमारी कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट क्लास से हम यहाँ पे न्यू टेस्ट को स्टार्ट करेंगे। जैसे अभी तक हमने कितने टेस्ट पढ़ लिए, 2 टेस्ट हमारे कंप्लीट हो गए। फर्स्ट हमने क्या देखा, क्रेसिंग स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ एग्रीगेट। तो इसमें हमने क्या देखी, रेजिस्टेंस अगेंस्ट ग्रेजुअल लोडिंग। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है और आपको डायरेक्टली ध्यान रखना है, ग्रेजुअल लोडिंग। सेकंड हमने क्या देखी, टफनेस टेस्ट। टफनेस टेस्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट इम्पैक्ट लोडिंग। तो ये 2 टेस्ट हमारे कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट क्लास से हम न्यू टेस्ट को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।